नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी और आईएफटी न्यूज़ दोनों एक ही यूट्यूब चैनल है, जिसपे आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है शिक्षा से रिगार्डिंग, और आईएफटी न्यूज़ जो चैनल है उस पे सिर्फ न्यूज़ अपलोड किया जाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी और आईएफटी न्यूज़ दोनों सेम है। तो आज हम बात करेंगे आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो चैनल है उसके आधार पर मैं आपके लिए एक ट्रेंडिंग एजुकेशन में बात करेंगे। जो है हमारा आज की टॉपिक, वो है एआई। जी हाँ, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूदगी होती है, वो कैसे वर्क करता है, यही तमाम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आज एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाने और प्रयास करूंगा अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये मेरी एक पीडीएफ है जिसके आधार से आज हम स्टडी करेंगे। देखो कि आर्टिफिशियल आखिर होता क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल होता क्या है, आर्टिफिशियल का फुल फॉर्म क्या है, तो हम विस्तार रूप से हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप थोड़ा समझते हैं बातों को। एआई आखिर होता क्या है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके अंतर्गत ऐसा कंप्यूटर या रोबोटिक तैयार किया जाता है जो मानव मस्तिष्क की तरह तर्कों के आधार पर कार्य करता है। अर्थात एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल रोबोट के माध्यम से आपके मन में जो चल रही है वो आपको प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एआई की जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार ये मशीनों कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंटेलिजेंट है, ये मशीन की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है। ये इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, जैसे निर्णय लेना और कैसे काम करता है। आइए हम थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, ये किस प्रकार वर्क करता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस प्रकार, कितने कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पूर्ण रूप से देखा जाए तो आर्टिफिशियल 4 प्रकार के होते हैं। ये होता है हमारा पहला है पूर्ण प्रतिक्रियात्मक होता है, एक सीमित अदाशमत होता है, और मस्तिष्क सिद्धांत होता है, और आत्मचेतन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग किस प्रकार किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा, विजन सिस्टम द्वारा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन द्वारा, इंटेलिजेंट रोबोट के द्वारा। ये सभी 5 मुद्दों के लेकर हम कंप्यूटर के और नेचुरल वॉइस इसके आधार पे कंप्यूटर यानी कि एआई काम करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और विस्तार पढ़ते हैं। एआई से हमारे रहने और कार्य के तरीकों का बदलाव आ जाएगा। यानी कि एआई जब हमारे भारत में आएगा तो एआई हमारा भारत में एक बड़ा उत्पत्ति एवं प्रदर्शित नजर की उससे देखा जा सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा में है, केंद्र में आ रहा है। जैसे वैज्ञानिक इसके अच्छे एवं बुरे परिणाम को लेकर विचार प्रकाश करते रहते हैं। विकास को गति देने में लोगों का बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकता भरपूर उपयोग किया जाता है। जैसे एआई आई मशीनों से जितने फायदे हैं उतना ही खतरा भी है। जी हाँ दोस्तों, जितना मशीन हमारे लिए लाभदायक है उतने आगे चल के हमारे खतरा भी है। खतरा कैसे, आगे हम पढ़ेंगे। विशेषताओं का कहना है कि सोचने समझने वाला रोबोटिक है। अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके नियम भी है, लाभ हानि दोनों होता है। दोस्तों, आपको पता है हमारा पृथ्वी का दो नियम है, एक संतुलन बनाए रखना, एक प्रलोभ। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार हमारा एआई है। एआई आज हमारे बहुत अच्छा लग रहा है तो कल को हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति का उपयोग करती है। उपाध्यक्ष अनैतिकता समिति का गठन करती है, जो सरकार के प्रतिनिधि अलावा शिक्षा निधि तथा उपयोग करते हैं। अर्थात ये सरकार के नियंत्रण में रहेगी आने वाले भविष्य में। ठीक है, इसके अलावा सरकार एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षण, मानव संधान और कौशल विकास में ज्यादा बढ़ोतरी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो तकनीकी आ जाएगी एआई के सिस्टम में, तो हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं भविष्य में। अब देखते हैं किस प्रकार कैसे हो सकती है, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। भारतीय रेल में एआई का अनुसंधान किस प्रकार क्षेत्रों में फैल रहा है। जी हाँ, भारतीय रेलवे के अंतर्गत देखा जाए तो गाड़ियों के समय समय पर सारणी निर्धारित करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन में कभी सफर करे होंगे तो आपने एक एप्लीकेशन देखा होगा, वो है वेयर इज माई ट्रेन। वो कैसे वर्क करता है आपको पता होना चाहिए, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से करता है।
जबकि कोई स्टेशन मास्टर आगे जाते हैं, स्टेशन से हम रुक जाती है कोई ट्रेन, तो उस प्रकार हमारे एआई वर्क कर रही होती है। इससे पता चलता है एक जीपीएस सिस्टम जिसे बोलते हैं कि हमारा ट्रेन अभी कहाँ है, कहाँ तक पहुंचा है, वो सारे मोबाइल के माध्यम से पता चलता है। वो कैसे काम कर रहा है, वो एआई ही है। ठीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ, गा, गाड़ियों की गति को नियंत्रण करना, गाड़ियों के संचार एवं शटिंग के समय लाइन पर अवरोध पैदा न करने, विपरीत गाड़ियों की जानकारी देना। और पांचवा है हमारा गाड़ियों की आसपास टक्कर एवं स्पीड का संतुलन बनाकर रखना। बोर्डिंग लिस्ट, टिकटों संख्या, कंफर्म टिकट जैसे अन्य प्रकार की हमारी कंप्यूटर द्वारा एआई वर्क करती है। ठीक है। अनुसंधान की बात करें तो संसाधनों के रख रखाव, रिपेयरिंग और इसे कार्य करती है। आठवां हमारा पॉइंट रहेगा गाड़ियों के संचालन खर्च को कम करने में भी हमारा एआई रोबोट हमारा काम कर सकती है। पॉइंट में हमारा है 10वां, रेल पटरी कितने दिनों तक खराब होने वाली है, इसके पता करने के लिए भी हमारे एआई आर्टिफिशियल हमारा काम करेगा आने वाले भविष्य में। ठीक है, दुर्घटना भी होने से पहले आपको एआई बता देगा हमारी दुर्घटना होने वाली ट्रेन में, वो सारी हम एआई के माध्यम से पता कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। आप देखो, बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो उसके डेटा एनालिसिस करा जाता है। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि आपका एक स्टोर सेंटर बनता है। इसके अंतर्गत किस स्टोरेज हमारा कैसा होगा, भविष्य का डेटा एनालिसिस कैसा होगा, कहाँ स्टोरेज किया जाएगा, इसका क्वेश्चन। तो देखो, समझो बातों को। एआई हमारे भविष्य में बहुत ही प्रचलित है आने वाले समय में, लेकिन हमें उसके अनुसार ढलना होगा। कहने का अर्थ है कि जैसे-जैसे तकनीकी बढ़ रही है क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, सिक्योरिटी बढ़ रही है, तो आपको भी उसी प्रकार जागरूक रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार-बार कि हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहो और साथ ही साथ हमेशा नया सीखने का हमेशा प्रयास करते रहो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा विश्लेषण की बात करें तो डेटा सेंटरों की जाँच करने की प्रक्रिया है, ताकि व्यस्त रुझानों का पता लगा सकता है। मौजूद जानकारी के आधार पर निश्चय निकलता है कि इसके लिए एक विशेष सिस्टम है, सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आपने भी कभी सुना होगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसके अंतर उपयोग व्यवसाय, संगठन, निर्माण लेने सक्षम में करता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक मॉडल सिद्धांतों का परिकल्पना और पसंद नहीं करता है। ठीक है? तो यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर यानी कि अब एआई जो आने वाली है, जो आपको वैज्ञानिक हुआ, मॉडल हुआ, सिद्धांत मॉडल हुआ, ये सब हमारे आने वाले भविष्य में बहुत उपयोगदायक होगा। और डेटा एनालिसिस के उपयोग में कई सारे संगठन राजस्व एवं वृद्धि, संचालन क्षमता, मार्केटिंग, कस्टमर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग पहचान, नीति आयोग, अन्य प्रकार के प्रतिनिधित्व को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने में बहुत सहयोग देगा। यानी कि हमें जो बड़े-बड़े एम्प्लॉयी को रखना पड़ता था, वो अब हमें नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि अब जब से एआई हमारे पास अब हमारा आ जाएगा, तो एआई हमारे विधानों से अच्छी प्रकार से सूझबूझ के एप्लीकेशन को स्टोरेज बना सकता है। ठीक है? उच्च स्तर पर डेटा एनालिसिस होगा। 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कन्फर्मेशनरी डाटा एनालिसिस, जिसे हमें आम भाषा में सीडीए कहा जाता है। आप समझते हैं सीडीए क्या है? सीडीए यानी कन्फर्मेटरी डाटा एनालिसिस, एक ऐसा डाटा एनालिसिस होता है, जैसे कि दोस्तों आपने एग्जांपल समझा होगा कि गूगल का हमारा डेटा एनालिसिस सेंटर्स है, जिसमें हमारा जो-जो हम सर्च करते हैं, एक एक ऐसा सेंटर जिसने गवर्नमेंट ने अपने अंदर रख रखा है हमारा डेटा एनालिसिस को लेकर। कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस होती है, ईडीए उद्देश्य डेटा को विद्यमान पैटर्न के अनुसार संचित करती है। जबकि सीडीए जो होती है हमारे सांस्कृतिक एवं सांख्यिकीय रूप से उपयोग करती है कि डेटा सेट से निकला है या परिकल्पना में है या डेटा एनालिसिस में कंटीन्यूअस प्रॉब्लम है। तो ये सब हमारे काम जो करेगा स्टोरेज का, वो हमारे रोबोट करेगा। जी हाँ, रोबोट जिसे हम एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी हम सवाल करते हैं, तुरंत हमको जवाब देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चैट जीपीटी हुआ हमारा, एआई हुआ, जेमिना हुआ, ये सारे सॉफ्टवेयर उसी के माध्यम से ही बनाए गए होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा और। ये थोड़ा परिचयात्मक होगा, सोचने की क्षमता होगा, चित्रालेखन होगा, जैसे कि ऑडियो हुआ, मूल्यांकन हुआ, संख्या डेटा का फोकस बनाता है। इसकी एडवांस स्टोरेज की बात करें तो डेटा माइलेज तक संभाली होती है, जिसमें रुझान, पैटर्न के उसके बीच के रिश्तों को पहचान करती है। छँटनी किया और इसके लिए उपकरण भविष्य की अन्य प्रकार की जैसे मशीनरी लर्निंग हुआ इस्तेमाल में हमारा बहुत काम आता है। ठीक है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डाटा एनालिसिस शब्द का मतलब होता है डाटा को परखना। डाटा किसी प्रकार के आरे क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि रो, कॉलम्स, अनस्टेटेड डाटा, क्लीनिंग, ट्रांसफार्मिंग इत्यादि में काम आती है। अगर जानकारी की बात करूँ तो ये सारी हम प्रोसेसिंग गवर्नमेंट के सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो अभी आप थोड़ा समझ पा रहे हो कि हमारी जो एआई है हमारा कितना पावरफुल हो रही है आने वाले समय में, है ना?
ठीक है, देखो अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस प्रक्रिया किस प्रकार होगा। डेटा रिक्वायरमेंट ये डाटा एनालिसिस सबसे बड़ा पहले मुख्य चरण है, जिसमें संगठन अपनी कंपनी के द्वारा एक रोबोट को डाटा देता है और एनालाइजिंग करता है कि किसने, जैसे कि अगर हम सीए के अकाउंट की बात करें तो सीए में हमारे क्या होता है कि कितने पूरे साल का हमारा बचत हुआ, कितना हमारा घाटा हुआ, ये सारी मैनेजमेंट कौन करता है? एक सीए करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास डेटा बहुत होगा तो हम अपने रोबोट को दे देंगे, अर्थात एआई को दे देंगे। एआई क्या करेगा? सारा डेटा एनालाइजिंग करेगा और उसी हिसाब से हमारा स्टोर माध्यमिक बनाएगा। ठीक है। डाटा कलेक्शन की हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट को देखें। पहले चरण के बाद स्पष्ट आजादी है कि आजादी के जिसके बाद आजादी है जिसके बिग डाटा कलेक्शन एवं महत्वपूर्ण चरण माना जाएगा, क्योंकि वे डाटा स्रोतों की चुनाव एनालाइजिंग का परिमाण निकालता है। जी हाँ, तो आने वाले समय में क्या होगा कि अगर जिस प्रकार हम चुनाव में हम अपना डॉक्यूमेंट्री करते हैं कि आज ये जो रुझान आया, ये इतना रुझान आया और 12 सीटों से ये कांग्रेस आगे चल रही है, ये इतने, ये सबको हमें कुछ नहीं करना होगा। बस ये सारे रिकॉर्ड हमें एआई करवाएगी, अर्थात रोबोट हमारे को करवाएगी आने वाले समय में। ठीक है। थोड़ा और समझते बातों को, जिससे हमारे सक्सेस कस्टमर की जानकारी वितरित होगी एवं सेल्स की इकट्ठा जानकारी होगी। सोर्सेस सही प्रकार हमें मिल पाएगी, अनर सोर्सेस हमें रिव्यू मिलेगी और हमें गलत खबर नहीं मिलेगी। क्योंकि पता है आपको दोस्तों, एक पल को लेकर आदमी जो होता है झूठ बोल सकता है, लेकिन जो रोबोट होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमने उसको डेवलप किया है। इसलिए, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा-सा पढ़ा करो, एआई क्या होता है, आर्टिफ़िशियल क्या होती है, थोड़ा पढ़ा करो उसको बारे में। और एनालाइज़िंग की हम बात करते हैं, इस चरण में कथित रूप से किया जाता है कि यानी शॉर्ट लिस्ट होगा हमारा, डेटा उपयोगी होगा, संग्रह होगा, एआई के सारे वर्क उन काम होंगे। ठीक है? चौथा पॉइंट है डाटा एनालाइज़िंग में एक बार डाटा कलेक्शन प्रोसेस हो जाए और बेहतर हो जाए तो एनालाइज़िंग की अगर तकनीकों के क्षेत्र में संगठन बनती है। ठीक है? जैसे कि ढूँढता हुआ, टारगेट हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स हुआ हमारा, ये सारे हमारे अनुसंधान के द्वारा ही कराया जाता है, जो हमें एआई हमें आने वाले भविष्य में करवाएगी। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो उपरोक्त सभी चरणों में गुजरने के बाद अंतिम कम्युनिकेशन का है, अर्थात एनालाइज़िंग निकली। तो जानकारी के उपयोग के होता है कि ये चैट्स के रूप में हम प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि एनालाइज़िंग परिणाम साफ-सुथरा हमें दिखाई समझ सके। वैसे ही हम बात करते हैं भारतीय रेल डाटा की। भारतीय रेल डाटा एनालाइसिस उपयोग एआई की जैसे काम करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेल दुनिया का सबसे 8वाँ वास्ट रेल उपयोक्ता है, जिसमें से 1.4 मिलियन से अधिक लोग रोजगार देता है। ये भारतीय परिवहन के द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रवाहित है, जैसे कि हमारे ये जो एआई जहाँ-जहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हवाई अड्डा हुआ, हमारा रेलवे विभाग हुआ, अन्य प्रकार की ये डाटा एनालिसिस काम करती है। कोई एनालाइजिंग जो बहुत होती है कि हमें रोबोटिक पे पूरी तरह निर्भर हो जाएँगे। हम एक प्रकार के आने वाले भविष्य में कह सकते हैं कि हम इंसान अनएम्प्लॉयी कहलाएँगे। जी हाँ, बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारा 50% काम सिर्फ रोबोट कर देगा। सोचो बात को। ये तो होता रहता है, वो तो समझो बात को कि भारतीय रेलवे का डिजिटलीकरण हो जाएगा फिर। क्या होगा फिर? अगर रोबोट हमारे यानी कि एआई हमारे लिए काम करेगा तो क्या हो जाएगा कि भारतीय रेलवे का डिजिटलीकरण हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे सिर्फ रोबोट को दो बोलो, ये करके दे देगा। तो किस प्रकार सर्वेक्षण किया जाता है? रेलवे के प्रबंधन की आपदा प्रबंधन भी हमारा उसी के आधार पे देखा जाएगा, डेटा एनालिसिस के आधार पे। डेटा एनालिसिस में उपयोग कर भारतीय मार्गों एवं सेवा मूल्यों का प्रबंधन करेगा। ये सारे काम कैसे होगा? ये सब होगा एआई की वजह से। ठीक है दोस्तों, एआई जो ये पर्सनैलिटी उद्घाटन करता है, जो मूल्यांकन को डेटा को प्रोवाइड करता है। ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं आईआरसीटीसी टिकट प्रबंधन सेवा भी एआई के माध्यम से हो जाएगा। जैसे कि हमें लंबे लंबे लाइन लगना पड़ता था हमको टिकट लेने के लिए, अब नहीं, आपको ओटीपी के माध्यम से ऑटोमेटिकली आपको टिकट कट के आपके पास आ जाएगा और बस आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन। ठीक है, ये आप एआई के माध्यम से ले सकते हो। ये जो प्रोसीजर है 2030 तक बिल्कुल ही डिजिटली रूप से हो जाएगा। जो आपके जेब में आपके पास नोट है ना, वो नोट अब नहीं होंगे, क्योंकि पूरी तरह डिजिटली हो जाएगा नोट। तो आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी टिकटरी पोर्टल पहले पर 10 सेकंड में भी शो हो जाता था, परंतु डेटा एनालिसिस के दौरान प्रत्येक औसत की 13 लाख से अधिक टिकट बुक हो जाती है 2 सेकंड में। हाँ, अगर हम तत्काल टिकट की बात करें तो रेलवे की अगर बात कर ही रहे तो तत्काल टिकट का 1 सेकंड में हमारा 2 से 3 जो प्लेटफ़ॉर्म पे खुले होते हैं अ, कोटा हमका हमारा कोटा फुल हो जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला, हम लाइन लगे रह जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? कि ये जो एआई है ना, एक क्लिक में ऑटोमैटिकली हमारा भर जाता है टिकट। ठीक है? यानी कि एआई जब आएगा तो हमारा संतुलन बना रहेगा, हर किसी को मौका दिएगा। तो वही खान-पान की अगर बात करें, भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन लंबी दूरी की यात्रा की बड़ी संख्या होती है, जिसका खान-पान सेवा बहुत ही चुनौतीदायक होती है। एनालाइज़िंग की उसी प्रकार होती है, जैसे पसंदीदा भोजन, लागत उसकी उत्पान होती है।
तो यानी कि इस सेवा में हमारा जब एआई आएगा तो हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अ, आवश्यक लागत की अगर बात करें तो कम से कम सामान्य कार्य की विलंबित हो सकता कार्य स्थानों को बेहतर समझना होगा। एसेट मैनेजमेंट की संपत्ति के बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे के पास लगभग 122 करोड़ 122,000 ट्रैक किलोमीटर 222 सीलिंग इंजन होंगे जो वैगन इस तरह कोचिंग के सेंटर के आधार पे काम करेगा। ये सारे कैसे होगा? हम ही बस एक बार डेटा हमको बता देंगे, आपको इस प्रकार ऐसे करना है, वो सारे रोबोट काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एआई बहुत पावरफुल है आज के समय में। खासकर जेमिना हुआ, चैट जीपीटी हुआ, काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हुआ, ठीक है? और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब जो लोग हैं, गूगल पे सर्च नहीं करते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताया। गूगल पे लोग अब सर्च नहीं करते, सीधा चैट जीपीटी सर्च करते हैं क्योंकि ये गूगल बस सोर्सेस दिखाती है, समाधान नहीं देती है। चैट जीपीटी हमारा समाधान देती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? थोड़ा इसको समझाते हैं। स्टैटिक सिस्टम जो होता है हमारे डेटा का लॉन्गेस्ट माध्यम से ट्रैक सर्किट स्वार्क एक्सपर्ट सर्किट एवं सर्किट निगरानी करती है। आंतरिक सर्किट को निगरानी करते हुए अलर्ट सेटल लागू होता है। ये सारे हमारे रोबोट के हिसाब से ही चलेगा जिसे हम OHE इंजन के नाम से जानेंगे। ठीक है? अब हम जानते हैं मशीन लर्निंग कैसे काम करेगी। यानी कि अगर एआई सिस्टम बना लिया, तो एआई हमें किस प्रकार से हमें काम समझेगी। मशीन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक तकनीकी है, जिसके किसी प्रकार का प्रोग्राम को इस डिज़ाइन किया जाता है। इस प्रोग्राम की तकनीकी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का सीख, सरप्राइज़ डिज़ाइन, कंप्यूटर फ़ील्ड्स एवं तकनीकी मशीन का लर्निंग करते हैं। मशीन लर्निंग एक ऐसा अनुप्रयोग पॉपुलैरिटी है, जो सिस्टम को स्पष्ट रूप से बिना प्रोग्राम किए हुए ऑटोमैटिकली सीखने का आधार देती है। मशीन लर्निंग का वर्किंग करते हैं। मशीन लर्निंग एक डाटा को लेकर मॉडल बनाता है जो एनालाइजिंग इनपुट आउटपुट पे काम करती है। यूट्यूब आउटपुट है, ठीक है? और प्रोवाइडर आसानी से इसे समझते हैं। यूट्यूब का एक उदाहरण देते हुए हम समझते हैं कि किसी टॉपिक को किसी चीज़ों को सर्च करते हैं और उसे डिजिटली रूप से बना लेते हैं। यूट्यूब हमें एक पेज है जिसे हम बोलते हैं। तो यानी कि जो यूट्यूब जो चल रहा है हमारा वो भी एआई सिस्टम के माध्यम से ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है? वही बात करते हैं मशीन की लर्निंग किस प्रकार होती है। मशीन हमें किस प्रकार से हमको समझता है। तो एआई फीचर हमारा हुआ, सेपरेटेड लर्निंग हुआ, अनप्रोसेस्ड हुआ, रिफाइनमेंट लर्निंग हुआ, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? आइए हम बात है अ, सब सुपरवाइज़र लर्निंग मशीन हमारे कैसे काम करेगा फिर आने वाले भविष्य में। मशीन जो होगा हमारा मशीन लर्निंग का ये सेवाएँ कॉमन भाग है जिसके प्रोग्राम का आउटपुट निर्धारित करता है। ये प्रोग्राम गाइडलाइंस एवं उसके आधार पर टीचिंग पे काम करता है। जैसे कि शिक्षकों को पढ़ाना हुआ, एनालाइज़िंग मॉडलिंग तैयार कराना होगा, कास्ट क्रिटिक्स होना, डिसीज़ एवं अन्य प्रकार की प्रोग्राम चालू होती है। जिसके अंतर्गत मोहन 5 वर्ष का है, राम 10 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, अगर किसी प्रकार होता है तो डिसीज़ वो है। लेकिन दोस्तों कोई भी बच्चा या कोई बीमार पड़ता है तो आपको एआई आपको समझा देगा कि इसको क्या बीमारी है। ठीक है? मशीन लर्निंग की किस प्रकार हो रही है और मशीन बहुत ही पावरफुल होती जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि डेटा एनालिसिस के अंतर्गत कि जब से रोबोट आई है हमारे इस इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो गई है हमारी को, ठीक है? और देखो रिफाइनल लर्निंग ये मशीन लर्निंग काफ़ी अलग होता है जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी इस तरह से होती है सेल्फ डेवलपमेंट अगेस्टेड और बिल्कुल अलग तरह का डिसीजन लेने में सक्षम होता है प्रोग्राम गलतियां नहीं करती है गलतियां और अनुभव का प्रोग्राम इम्प्रूव करती है ठीक है इन्फॉर्मेशन लर्निंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसकी ज़रूरत पड़ने पर हमारे सॉफ्टवेयर को भी मॉड्यूल करना पड़ता है इसके आधार पर ऑटो ड्राइविंग केस होता है हमेशा नए एरिया को अपना समझती है ठीक है चाहे वो चीज़ों को फेंकती हो, समझती हो, डेटाबेसेस करता हो, एनालिसिस करता हो, मशीन को आधारित करता है, सड़क पर टकरा कर किसी एनालिसिस करना, फीडबैक लेता है। ये सारे काम हमें एआई सिस्टम ही बताएगी अब से अब, ठीक है? मशीन लर्निंग का उपयोग हुआ हमारा गुड्स, एप्पल्स सभी प्रकार की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो बड़े आसानी से समझा पाते हैं, वो सारे हम आते हैं, ठीक है? महत्वपूर्ण जानकारी अगर बात करें तो गूगल का सर्च इंजन इसी शासन का भी बना हुआ, जो 1 सेकंड में कई समय के लिए वेबसाइट जैसे खोज यूज़र बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एआई जब से आया हुआ है चैट जीपीटी तो गूगल पे लोग ज़्यादा नहीं सर्च करते, सीधा चैट जीपीटी से सर्च करते हैं क्योंकि आप बताया यहाँ पे कि गूगल आपको सिर्फ सर्च इंजन देता है, ना कि समाधान देता है, ठीक है? इसी प्रकार भारतीय रेलवे भी लाखों के करोड़ यात्री एवं विज्ञान से प्रिपरेशन करता है, प्रोडक्ट दिखाता है आकर्षक जिस पे के लिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं रोबोटिक। रोबोटिक जब हमारे पूरे तकनीकी में आ जाएगा तो किस प्रकार हमारा तनाव एवं काम का बोझ कम हो जाएगा। तो समझते थोड़ा बात को रोबोट एक शब्द रोबोट से निकला है। इसका अर्थ है मजदूर होता है
वर्तमान समय में रोबोट स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो मशीन के द्वारा भी यानी कि अगर हमारे रोबोट आ जाते हैं तो क्या है कि एआई जो हमारा है, एआई वो हमारा समझा पाएगी, ये हमारे अपने अकॉर्डिंग समझा पाएगी। फिर हमें कुछ नहीं बोलना, हमें उसे कमांड देना, वो ऑटोमेटिक काम करके उनको दे देगी, ठीक है। और रोबोटिक अध्ययन की एक और बात हम कर रहे थे, इंजीनियरिंग शाखाएं होती है इसके अंतर्गत, डिजाइन, रोबोटिक सूझबूझ, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉन, सारी सूझबूझ जो जो हमने इस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सारे खुद रोबोटिक कर देगा, ऑटोमेटिक रोबोट खुद कर देगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ये सब एआई के आने के बाद ही हो पाएगा, ठीक है। आज विभिन्न प्रकार की रोबोटिक उपलब्ध है, जैसे कि इनको विभिन्न प्रकार के वातावरण में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा हुआ है मशीनिक कंसल्टेशन, इलेक्ट्रिशियन, प्रोग्रामिंग, मशीन कंसल्टेशन, फिर उस कंस्ट्रक्शंस, सभी रोबोट किसी एक खास का प्रकृति डिजाइन किए जाते हैं ताकि उसे विशेष रूप से हासिल किया सकते हैं। ऐसे समझा सकता है कि पानी में तैरने के लिए मुर्गों की प्रकृति वाला रोबोट में काम में नहीं जाता है। तो यानी कि दोस्तों रोबोट अगर हमारे लाइफ में आ जाते हैं तो बहुत सारे काम आसान हो जाएगी, कभी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वो घूम नहीं पड़ते, बहुत सारी कहना मतलब कि एआई जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, ठीक है। वही बात करते हैं कि जरूरत पड़ती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक तंत्र रोबोटिक होना, यानी कि अगर हम कुछ भी हम बात करते हैं कि कुछ हमने रोबोट बनाए तो हमने पता होना चाहिए आपको उसको पेट्रोल भी चाहिए होगा फिर चालू करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत चाहिए होता है, यानी कि आपको कुछ रिचार्ज करना पड़ेगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसके अंदर करना पड़ेगा। रोबोटिक का क्या क्या काम होता है, हमें प्रोग्रामिंग सेंटर के एनालिसिस डेटा के आधार पर हम इंसर्ट कर पाएंगे। रोबोट के कितने प्रकार प्रोग्राम होते हैं, बुद्धिमान बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो यानी कि अगर आप बनाते हो तो किस प्रकार के कितने रोबोट होते हैं, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम रोबोट बनाते हैं एआई के माध्यम से, रोबोट कंट्रोल इस तकनीकी से मशीन की कमांड की प्रोग्राम करती है और रोबोटिक कंट्रोल आदेश मिलता है। इसका अर्थात रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल, इसलिए रोबोट कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। एथलेटिक्स इंटेलिजेंस होगा, इस प्रोग्रामिंग में रोबोट वातावरण से खुद समझते हैं, उलझते हैं, समस्या का समाधान, बाधाओं को निर्णय करते हैं। इसका कंट्रोल इंसान नहीं होता, कब क्या और कैसे करना है खुद रोबोट खुद तय करेगा, ठीक है, खुद तय करता है। कहने का मतलब है कि ये जो रोबोटिक सिस्टम जो हमारे बनाए जा रहे हैं एआई के माध्यम से, आपको प्रोग्राम करना है, क्या आपको उससे करवाना है रोबोट से, वो खुद करेगा, बस ये आपको अब कमांड में इनपुट कर देना होता है। दोस्तों, आपको एआई समझना जरूरी है आज के समय में। रोबोट का उपयोग सभी प्रकार की परियोजना और एक अन्य प्रकार के वातावरण में जोखिम कार्य में की जाती है, ठीक है। कुछ नेगेटिव बातें भी हम देते हैं, जैसे कि हमने ये रोबोट बनाए तो हम कहाँ कहाँ इस रोबोट को यूज कर सकते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मिलिट्री रोबोट्स हमारा जैसे होते हैं सैन्य कार्य, जैसे परिवहन, शोध कार्य, बचाव कार्य, आक्रमण जैसे कार्य रोबोट का उपयोग किया जाता है। आजकल रोबोटिक सोल्जर की बात होने लगी है, वे दिन दूर नहीं जो सीमाओं पर बंदूकधारी रोबोटिक सैनिक नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर हमारा एआई इतना पावरफुल हो गई है आने वाले समय में, तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब हमारे नौजवान बॉर्डर पे ना होके सिर्फ सेना के रोबोटिक खड़े होंगे। दक्ष डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोटिक, जिसे बम डिफ्यूजिंग भी कहा जाता है, किया जा रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रोबोट की अगर बात करें, उत्पाद के कार्यों में रोबोट का उपयोग कई दशकों से किया जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री का 50% भाग रोबोट द्वारा काम किया जाता है, जैसे कि बुनाई, कटाई, ये सभी रोबोट द्वारा किया जाता है। जैसे कि फैक्ट्रियों में श्रमिक, फैक्ट्रियों व किसानों के उत्पाद के लिए रोबोटिक सबसे ज्यादा उत्पाद में आ रही है, ठीक है। वही कंस्ट्रक्शन रोबोट की बात करें तो रोबोट हमारे कितने प्रकार के हो गए, आपको पढ़ रहे होंगे, मिलिट्री वाला हो गया हमारा, इंडस्ट्रियल हो गया, और कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन। अब विभिन्न कार्य के रोबोट का उपयोग खूब किया जा रहा है, जैसे प्रिंटिंग, कंक्रीट तथा बाजा ढोने के लिए और अन्य प्रकार के लिए ये सब रोबोट काम है। कौन सा रोबोट है? एक कंस्ट्रक्शन रोबोट है, ठीक है। और एग्रीकल्चर रोबोट की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है, नया और फिलहाल बुनाई, कटाई, श्रम विभाग एवं अन्य प्रकार के अलावा जुताई, कटाई, मौसम भविष्यवाणी तथा फसल की ड्रोन से कीटनाशक दवा का छिड़काव करना, ये सब रोबोट की कर्तव्य है। और रोबोट कैसे आया? एआई तकनीक से। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आपको समझना है, ठीक है। रोबोट के बारे में थोड़ा समझना है, अगर हम बनाते तो कैसे काम करेगा, किस किस फील्ड में हमारा तकनीक में हमारा हेल्प करेगा। मेडिकल फील्ड की हम रोबोट बात करें तो मेडिकल फील्ड में चिकित्सालय क्षेत्र में रोबोट उपयोगी सर्जरी, जटिल जानलेवा कार्य के लिए उपयोग होगा। नैरोबोटिक रोबोट्स होगा, मानव के शरीर के अंदर प्रविष्ट अंदरूनी कोशिकाएं को कैंसर रोगाणु को नष्ट कर सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों, अगर हमारे क्षेत्र में अगर मेडिकल फील्ड में हम रोबोट को उतारते हैं तो हमारे को रोबोट सर्जरी हुआ, हमारा जानलेवा बीमारी हुआ, नैनो रोबोट को जो हुआ, मानव की अंदरूनी
कोशिका हुआ या कैंसर हुआ, ये सबको हम रोबोट के माध्यम से ऑपरेशन करवा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जटिल होगा आने वाले समय में, लेकिन थोड़ा सा बहुत इजी भी हो जाएगा, क्योंकि तकनीकी हमारा इतना क्षेत्र इतना आगे चल रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम कितना विकसित हो रही है। खैर कोई नहीं, हम टॉपिक को थोड़ा क्लियर करते हैं कि रोबोट आखिर कैसे वर्क कर रहा है। तो स्पोर्ट्स रोबोट की बात करते हैं, तो अब स्पोर्ट्स रोबोट में टेनिस खेल के अलावा कई खेलों में मैदान मार्केटिंग करने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा सकता है। जैसे क्रिकेट खेलना, खिलाड़ी को बॉल फेंकने के लिए रोबोटिक का सिस्टम दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अ, अ, बहुत सारी रोबोटिक सिस्टम होती है हमारी, जो आपको समझना चाहिए इस रोबोटिक फील्ड में। जैसे एआई समिट चल रहा है हमारा दिल्ली में, भारत मंडपम में, तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ रही है, जो रोबोट की अपनी प्रदर्शित कर रही है हमारे भारत में। वही बात करते हैं वर्सेस रोबोट की, कोई रसोई रोबोटिक डोमेस्टिक नेरोशियस इस्तेमाल किया है। रोबोटिक सही प्रकार के दिखते हैं, फायदे भी हुए हैं रेलवे की कुछ विभागों में। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की, सेंट्रल रेलवे में पुराने स्टेशन पर कैप्टन अर्जुन नामक एक, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा और दिखता है रोबोट के हम बात पढ़ रहे तो सेंट्रल रेलवे के पुणे स्टेशन पर कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट है, लगाया गया है, जो कि यात्रियों की स्क्रीन के साथ साथ असामाजिक तत्वों और नजर रखता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा रोबोट कहाँ पे लाया, सेंट्रल रेलवे यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ पे उसका रोबोट का नाम क्या रखा था उन्होंने, कैप्टन अर्जुन, जिसका काम होता है रोबोटों को, कर्मचारी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उसको लगाया गया है। स्कैनिंग करेगा, शरीर का तापमान बताएगा, प्लस रोबोटिक स्थानीय भाषा भी इस्तेमाल करेगा। ये स्पीकर लगा हुआ है, उसकी कोरोना वायरस के संक्रमण ये सब, अ, कैप्टन अर्जुन को ना सेंट्रल रेलवे के अनुसार ही लगाया गया है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि हमारे रोबोट जो हमारे एआई फीचर्स है कितने बहुत ही तकनीकी क्षेत्र में कितने आगे बढ़ रही है। तो ये बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट को लेकर, रेलवे मध्य के नागपुर में, नागपुर मंडल के द्वारा यूट्रस अस्तात नामक रोबोट भी तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना कि रेलवे के क्षेत्र में हमारा रोबोट जो एआई है बहुत ज्यादा विकसित की जा रही है। अर्थात कोच के निचले हिस्से में क्या लगाया गया है, एमसी कैमरा क्या है, और रियल टाइम में क्या गाड़ी कहाँ पर आई है, खराबी क्या है, सब चीज रोबोट ही करेगी। तो यानी कि कैमरे की इंजीनियरिंग करना हुआ, निगरानी रखना हुआ, क्या दिक्कत है, व्हील्स, टायर्स, बॉगी में क्या दिक्कत है, सब कुछ रोबोट बता देगी। ठीक है? तो यानी कि इसके अलावा भारतीय रेलवे के अलावा कई सारे फैक्ट्रियाँ हुआ और डिब्बा और रोबोटिक ताते हुआ, ये सारे भारतीय रोबोट से के द्वारा 24 घंटे कार्य करेगी। जी हाँ, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि अगर हम अगर हम रोबोट को बनाते हैं या फिर किसी को रखते हैं हम एक पल के लिए, तो 24 घंटे बहुत ज़्यादा काम करते, थक जाते हैं मानव। देखिए वो मानव नहीं, एक तरह से सक्षम रोबोट होगा जो उससे 24 से 48 घंटे अनलिमिटेड उससे काम करवा सकते हैं बिना रोबोट रोबोट के। जिससे वो ताक-झाक भी नहीं करेगी, परेशान नहीं होगा, जैसे आप बोलोगे वैसे वो काम करेगा। बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन हाँ, आने वाले समय में कि वो क्या बोलते हैं, जॉब खत्म हो जाएगी पूरी तरह कह सकते हैं। इस्तेमाल कर रही 7 रोबोटिक अ, वैसे काम करवाया जा सकता है जिससे मानव को खतरा भी होता है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको समझाया, मानव को खतरा बात हुई है। मानव खतरा किस प्रकार होगा? मानव खतरा इसलिए होगा कि वो जो हम मनुष्य से होती है कि हमारा पूरा रोबोटिक आने के बाद हमारा जॉब जो होता है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पूरी तरह हम रोबोट पे निर्भर हो जाएँगे, आर्टिफ़िशियल पे निर्भर हो जाएँगे। क्योंकि रोबोट ही इस प्रकार हमारा बनाया गया है कि कुछ भी काम करो रोबोट से। जैसे हमारा कुछ भी पूछते तो गूगल पे जाते हैं ना, वैसे ही कुछ भी हम फैक्ट्री में काम करने जाएँगे कुछ, या बड़ी कंपनियाँ खोलते हैं तो हम रोबोट को लगा देंगे, ऑटोमैटिक वो सारे काम कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, रोबोट कभी थकता नहीं है। और दूसरी बात कि कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर देता है और पैसे की बचत होती है। ठीक है? लेकिन देखा जाए तो दोस्तों ये रोबोट भी बड़ा हानिकारक भी है। आपको पता ही होगा हानिकारक कैसे होता है, कभी-कभी गलत कमांड दिया दिया तो वो सारे नुकसान भी कर सकता है। लेकिन रोबोटिक का एक हानि भी होती है, जैसे रोजगार की समस्या, लगातार पावर सप्लाई की। हाँ, देखो ये क्या बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि अगर हम रोबोट से काम करवाएँगे तो उसको बार-बार हमें उसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है? रोबोट से चार्ज करवाएँगे तो हमारे को समय का बचत नहीं होगा। समय वेस्ट होगा हमारा, चार्ज जब तक होगा नहीं तब तक वो फुल चार्ज में काम करेगा। जबकि एक मानव इंसान अनलिमिटेड काम कर सकता है, ठीक है? बस वही है, थोड़ा शरीर का थकान होगा। और इंसान का रोबोट से निर्भर करता है कि इसके अलावा रोबोट से के पास कितना इमोशनल है। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही कहा गया इसमें कि इंसानी रोबोट्स एवं इमोशनल में बहुत ज़रूरी है। अगर हम कल को एक इंसान को डाँट देते हैं, तो वो इंसान गुस्सा हो जाता है। वो अपनी प्रतिक्रिया हमको तक पहुँचा देते हैं। लेकिन एक रोबोट्स को हम डाँटेंगे, क्या रोबोट्स हमको प्रतिक्रिया देगी? ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा। तो दोस्तों आज हमने कवर किया कि एआई क्या है? एआई
का फुल फॉर्म क्या होता है, एआई हमारे क्षेत्र में कहाँ-कहाँ अ, उपयोग में आ रहा है। तो रोबोट का कुछ सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेल व्यवस्था की हम थोड़ा कवर किए थे, ठीक है? तो दोस्तों अगर मेरा छोटा सा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आपको रोबोट के और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मैं आगे आने वाले भविष्य में हमेशा अपडेट कर सकूँ। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेके, जब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।